नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं मथुरा से, जहां श्री कृष्ण जन्म स्थान और उसके आसपास के एरिया में चारों ओर अब 29 शराब, बियर और भांग की दुकानों को बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 सितंबर 2021 को ही अपने मथुरा दौरे में श्री कृष्ण जन्म स्थान और आसपास के एरिया को तीर्थ स्थल घोषित कर शराब, मांग और बियर की दुकानों को बंद करने का आदेश दे दिया था। साथ ही इसी क्रम में अब इस तरह से सारी दुकानें बंद कर दी गई हैं। शासनादेश हमारे पास जो आया उसमें है कि धारा 37(4) के अंतर्गत मद्य निषेध क्षेत्र का विस्तारित करते हुए पहले जो हमने बताया है उस 22 वार्डों को उसमें सम्मिलित किया गया है। इसका अर्थ है ये दुकान बंदी का केवल आदेश नहीं है, इस 22 वार्ड में मद्य निषेध का नियम लागू हो रहा है। यानी न शराब बेची जाएगी, न खरीदी जाएगी, न कोई व्यक्ति अपने निजी उपभोग के लिए ले जा सकता है, न कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में शराब का उपभोग कर सकता है। मथुरा का समाज कल्याण विभाग हमेशा ही चर्चाओं में बना रहने के कारण समाज कल्याण अधिकारी मथुरा का पद कुछ समय से रिक्त था। 25 मई 2022 को नवनियुक्त नागेंद्र पाल सिंह ने समाज कल्याण अधिकारी मथुरा के रूप में कार्यभार संभाला। समाज कल्याण अधिकारी मथुरा नागेंद्र पाल सिंह ने अपने कार्यालय के बारे में भी बताया और इस दौरान कहा कि चाहे समाज कल्याण विभाग मथुरा कितना भी चर्चाओं में रहा हो, लेकिन उनके आने के बाद से ये कोशिश की जाएगी कि उसकी कार्यशैली में बदलाव किया जा सके, भ्रष्टाचार जैसी चीजों को खत्म हो। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि आर्या न्यूज के संवाददाता जीवनदीप कल्याण से खास बातचीत में क्या कुछ कहा गया आपको दिखाते हैं। आपको पता ही होगा इस समाज कल्याण विभाग का नाम हाईलाइट रहता है। इस समय हमारे साथ मौजूद है नागेंद्र पाल सिंह, समाज कल्याण अधिकारी। हमें ऐसा लगा कि इनके आने से इस समाज कल्याण विभाग में कुछ सुधार होगा। इनसे जानते हैं इनकी कार्यशैली कैसी रहेगी, इस समाज कल्याण विभाग मथुरा में कितना सुधार ये कर पाएंगे। आइए बताएं सर, आप पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ थी? जी, मैं पहली बार जनपद गाजीपुर में पोस्ट हुआ था, पूर्वांचल में है। उसके बाद मैं गाजियाबाद में रहा कुछ समय, इसके बाद लगभग 5 साल अलीगढ़ में और 3 साल बुलंदशहर में, और अब आपके जनपद मथुरा में आया हूँ। आपने देखा होगा कि मथुरा में जब आपने पोस्टेड हुए हैं, मथुरा की आपकी कार्यशैली भी देखी होगी, काफ़ी चर्चाओं में भी ये विभाग रहता है। तो आप किस तरीके से इसका विभाग का सुधार कर पाएंगे? जी, मेरे 2 उद्देश्य रहेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जितने भी लाभार्थी हमारे यहाँ आ रहे हैं वो यहाँ से संतुष्ट होकर जाएं, उनका कार्य निश्चित रूप से हो जाए कि उन्हें दोबारा आने की आवश्यकता ना पड़े। और दूसरा, जो भी नियम और आदेश ऊपर से हमें प्राप्त हो उनका अक्षरशः पालन सुनिश्चित हो। किसी भी प्रकार से कोई भी गड़बड़ किसी भी स्तर पे ना हो, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। लाभार्थियों द्वारा ये चर्चाओं में रहता है कि समाज कल्याण विभाग में बिना पैसे दिए कार्य नहीं होता, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, मैंने ऐसा अगर यहाँ पे पहले रहा होगा तो अब नहीं होगा, इस बात का मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। और आपके माध्यम से ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि समाज कल्याण के किसी भी कार्य के लिए किसी भी प्रकार का पैसा यदि किसी भी स्तर पे लिया जा रहा है तो मेरे मोबाइल नंबर 9450368127 पर व्हाट्सएप कर दें या मैसेज कर दें या कॉल कर दें, और किसी भी स्तर पे किसी भी प्रकार का पैसा ना दें। और मेरे कार्यालय में आकर यदि कोई भी दिक्कत हो तो मुझे किसी भी समय अवगत करा सकते हैं, और किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या के मुझसे सीधे आके मिलें। आपने सुना होगा समाज कल्याण अधिकारी जी को, इन्होंने कहा कि यदि कोई भ्रष्टाचार का मामला या कोई अधिकारी या कर्मचारी पैसे लेकर के कार्य करता है तो इनके मोबाइल नंबर पर आप मैसेज दे करके या कॉल कर करके शिकायत कर सकते हैं, और भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दे करके आप जो है इनसे सीधा समाधान ले सकते हैं। कैमरामैन संजय गौड़ के साथ जीवनदीप कल्याण, आर्या न्यूज, मथुरा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार फेम फिल्म पृथ्वीराज को देखेंगे। साथ ही कई अन्य मंत्रियों के साथ सीएम योगी ये फिल्म देखेंगे। स्पेशल स्क्रीनिंग की जाएगी और इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग होगी। साथ ही आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी कैबिनेट 2 जून को अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज देखेगी। लोक भवन में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद यूपी में फिल्म को टैक्स फ्री करने की भी तैयारी है। आपको बता दें कि अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म पृथ्वीराज इस साल की सबसे बहुप्रेक्षित फिल्मों में से एक है।
सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित ये फिल्म 3 जून 2022 को स्क्रीन्स पर आने वाली है। हालांकि फिल्म की रिलीज से कुछ हफ्ते पहले ही करणी सेना ने फिल्म के शीर्षक का विरोध करना शुरू कर दिया था। वो चाहते हैं कि फिल्म का नाम बदलकर सम्राट पृथ्वीराज कर दिया जाए। यशराज स्टूडियो ने करणी सेना की बात मान ली है और अब फिल्म का नाम बदलने का भी फैसला लिया गया। और कैबिनेट की बैठक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि 17 मई 2017 को सरकार ई पोर्टल जेम लॉन्च किया है और इस दौरान अब सरकार जेम पोर्टल से ही सामान खरीदती है, लेकिन अलग अलग विभाग और सरकारी अफरेम ने भी जेम पोर्टल से ही खरीदारी की शुरुआत कर दी है। कैबिनेट मीटिंग के संबंध में बड़ा अपडेट देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जेम पोर्टल पर खरीदारी लगातार बढ़ रही है। इससे ट्रेडर प्रक्रिया का खर्च और समय बच रहा है। छोटे से छोटा व्यापारी जेम पोर्टल से जुड़ रहा है और अब वो इसी के जरिए बड़ा व्यापार कर सकते हैं। अब सरकारी समितियां भी जेम पोर्टल से ही सामान खरीद पाएंगी। साथ ही 8.54 लाख पंजीकृत सहकारी समितियां यहां पर जुड़ी हुई हैं। और इस बीच नेशनल हेराल्ड मामले में परिवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया है। परिवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 8 जून को पेश होने के लिए कहा और कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस बीते 48 घंटे में मिला है। पेशी के लिए राहुल को 2 या 3 जून की तारीख दी गई, लेकिन उनकी दफ्तर की तरफ से उनके बाहर होने का हवाला देकर 5 जून के बाद की तारीख मांगी गई है। फिलहाल 8 जून को सोनिया गांधी को हाजिर होना है और कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में भेजे गए ईडी के नोटिस पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध दिया है। दोनों ही नेताओं को इस मामले में 8 जून को खुद पेश होना होगा और पेश होने के लिए ये समन भेजा गया है। हालांकि कांग्रेस ने इसे राजनीतिक द्वेष का मामला बताते हुए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। इस बीच परिवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोलकाता की एक शेल कंपनी से हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया। इसी मामले में अब केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया और ईडी की हिरासत में सत्येंद्र जैन से लगातार दस्तावेज और बैंक खाते दिखाकर पूछताछ की जा रही है। तो वहीं उनकी आम आदमी पार्टी उनको बेकसूर बता रही है और इसके दूसरी ही तरफ इस मामले में इन शेल कंपनियों के मालिक जीवेश मिश्रा ने जांच एजेंसियों के सामने कबूल किया है कि नकदी लेकर उन्होंने सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों की कंपनी में शेल कंपनियों के जरिए पैसा भेजा था। अब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी आम आदमी पार्टी पर सवालों की झड़ी लगा दी और उनके अनेक ऐसे सवाल उन्होंने पूछे जिनका सही जवाब देना आम आदमी पार्टी को भारी पड़ सकता है। दरअसल दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बता रही है और खुलकर सत्येंद्र जैन के साथ खड़ी है। यहां तक कि जैन की हिरासत से लेकर गिरफ्तारी तक 48 घंटे बीत जाने के बावजूद उन्होंने सत्येंद्र जैन को अभी तक मंत्री पद से नहीं हटाया है। सूत्रों के मुताबिक जैन और उनके सहयोगियों की कंपनी में पैसा किस तरह से आया, इसकी जांच के लिए भी एजेंसी ने अपने कागज तैयार कर लिए हैं। ईडी की जांच के मुताबिक इंडो मेटल इनपेक्स प्राइवेट लिमिटेड में सेल कंपनी ऑपरेटर जीवेश मिश्रा की 17 कंपनियों से 6 करोड़ 50 लाख रुपए सालाना आए हैं। कंटेंट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में 2 करोड़ 88 लाख रुपए मार्च 2012 और 13 के बीच आए। ये पैसा जीवेश मिश्रा की 6 कंपनियों से आया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में नोटिस पर बीजेपी को कांग्रेस की तरफ से जिम्मेदार ठहराया गया और इसी जिम्मेदार ठहराए जाने पर अब जवाब दिया गया है। जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के नोटिस पर कहा कि क्या आपने कभी किसी अपराधी को यह कहते हुए देखा है कि मैं अपराधी हूं।
जेपी नड्डा ने कहा है कि वो निश्चित रूप से इससे इनकार करेंगे ही। दस्तावेज सबूत हैं, अगर चार्जशीट दायर की जाती है तो आप इसे रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन उन्होंने जमानत मांगी है, इसका मतलब है कि वो दोषी हैं। दरअसल परिवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद राहुल गांधी को तलब किया है। इस मामले को 2015 में जांच एजेंसी ने बंद कर दिया था, लेकिन इससे पहले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि 1942 में नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया गया और उस समय अंग्रेजों ने इसे दबाने की कोशिश की थी। कांग्रेस नेता ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि आज मोदी सरकार भी यही कर रही है और इसके लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और करते हैं तमिलनाडु का, जहां स्वास्थ्य मंत्री एम.ए. सुब्रमण्यम ने उत्तर भारतीय छात्रों के संबंध में एक अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि तमिलनाडु में उत्तर भारतीय छात्र कोरोना फैला रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री एम.ए. सुब्रमण्यम के मुताबिक केलम्बकम वीआईटी कॉलेज और सत्यासी कॉलेज के छात्र हॉस्टल और कक्षाओं में कोरोना से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि कुछ उत्तर भारतीय राज्यों में कोरोना के मामले अभी भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये छात्र तमिलनाडु में फैल रहे कोरोना के लिए जिम्मेदार हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर आतंकी हमलों की निंदा की है। उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि आज कश्मीरी पंडित बहुत दुखी है। उनकी एक ही मांग है कि आतंकियों से सुरक्षा दी जाए। वो वापस जाकर बसे थे, लेकिन फिर वही हो रहा है जो 1990 के दशक में हुआ था। ऐसे में चुन चुन कर इन लोगों को मारा जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि वो जब विरोध करते हैं तो उनकी कॉलोनियों में बंद कर दिया जाता है। ये कैसा न्याय है? राहुल भट्ट हो या फिर रजनीवाला, 16 कश्मीरी पंडितों को इसी साल चुन चुन कर मार दिया गया। आतंकी नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडित एक साथ रहे। कश्मीरी पंडितों की वो जन्मभूमि है और अपना घर तो अपना ही होता है, अलग जुड़ाव होता है वहां से। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आगे ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर या श्रीनगर या दूसरी जगह शिफ्ट होने को लेकर अब कश्मीरी पंडित ट्रक वालों के साथ मोलभाव कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के साथ दूसरी बार ऐसा हो रहा है और हमारी केंद्र सरकार से गुजारिश है कि कश्मीरी पंडितों को वहां पर सुरक्षित बसाया जाए। इसमें हमारी जो भी भूमिका होगी हम निभाएंगे। और खबर आजमगढ़ से है, जहां लोकसभा उपचुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। इस बीच बीएसपी ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को टिकट दिया, जबकि अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद आजमगढ़ में उपचुनाव हो रहा है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित होने के बाद आजमगढ़ के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान रामपुर से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद रामपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इन नेताओं के इस्तीफे के बाद अब रिक्त हुई दोनों ही सीटों पर 23 जून को उपचुनाव के लिए मतदान निर्धारित है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को ने आगामी 23 जून को होने वाले लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ में उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। हालांकि पार्टी रामपुर में उपचुनाव नहीं लड़ेगी। बसपा ने कहा कि रामपुर क्षेत्र में पार्टी को अभी और मजबूती देने की जरूरत है और मजबूत बनाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा उपचुनाव में बसपा वहां उम्मीदवार जरूर उतारेगी। और करते हैं अगली खबर की ओर, जहां मथुरा के साधु संतों ने भूमाफियाओं और आश्रम की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। बांके बिहारी की नगरी वृंदावन में 2 भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए कि इसके बारे में साधु संतों ने ही बता दिया। फिलहाल ये साधु संत अपने आश्रम की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने के मामले को लेकर एसएसपी के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। किया गया है और प्रशासन का जो रवैया है वो उतना सक्रियता नहीं है जितनी होनी चाहिए। अगर जी आखिर इसके पीछे कारण क्या मानते हैं कि इसके पीछे कारण तो केवल यही है कि भाई काम बहुत हो सकता है इनके पास, हम जैसे लोगों के लिए समय नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आगे बाबा जी बैठे हुए हैं, महाराज जी के पास जाएंगे, हम लोग लखनऊ जाएंगे, वहाँ तो सुनवाई होनी चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है। क्योंकि अगर महात्माओं की भी नहीं कोई सुनेगा
महात्मा होकर के तो फिर कैसे होगा। तो अभी तो पहले तो हम लोगों ने यही प्रयास किया है, पहले भी 1-2 बार आना हुआ है, इस बार भी कहा है कि महात्माओं की मारपीट तक होने लग गई है वहाँ, और ठाकुर जी के नाम संपत्ति है जिसको लोग अपनी बाप की बपौती बता करके उस पर कब्जा कर दे रहे हैं, नाजायज़ कब्जा कर रहे हैं, खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, दुकानें बना रहे हैं, बेचने का प्लान बना रहे हैं। कौन है वो लोग महाराज? वो उनके नाम दिए हैं हमने, वहीं के लोग हैं जो भी हैं। भाषण दिए गए हैं। और हिंदी सिनेमा जगत के सबसे दमदार कलाकारों में से एक अक्षय कुमार अपनी बेबाकी के लिए काफी जाने जाते हैं। अपनी आगामी फिल्म पृथ्वीराज के प्रमोशन के दौरान अक्षय कुमार ने दिल खोल के पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। इस दौरान अक्की ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किए गए एक इंटरव्यू के बारे में भी पूछा गया तो उन्होंने खुले शब्दों में अपनी बात रखी। इतना ही नहीं बल्कि पृथ्वीराज स्टार ने पीएम मोदी को लेकर काफी चर्चाएं भी की और इंटरव्यू में अक्षय कुमार से पीएम मोदी के साथ हुए इंटरव्यू को लेकर सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं जो मुझे देश के प्रधान सेवक का साक्षात्कार करने का मौका मिला था। ये मेरे लिए बड़े ही गर्व की बात थी। मैंने एक आम आदमी की तरह उनसे सवाल जवाब किए जिस तरीके से देश का हर व्यक्ति उनसे पूछना चाहता था कि आप हाथ में घड़ी उल्टी क्यों पहनते हैं, और भी कई ऐसे सवाल। लेकिन पॉलिसी के बारे में बात करते हुए अक्की ने सफाई देते हुए कहा कि पॉलिसी के बारे में पूछना मेरा काम नहीं है। आपने क्या किया क्या नहीं किया इसके लिए मैं उनसे सवाल नहीं कर सकता, वो तो किसी और का काम है जिन्हें मुझसे सवाल पूछने चाहिए। और इस बीच यूपी के आजमगढ़ में मंगलवार की देर रात को दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान एक पक्ष ने लाठी डंडे से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया जिसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये पूरा मामला बलिरियागंज थाना क्षेत्र के छीही गांव का बताया जा रहा है जहां पक्की पैमाइश के बाद लगे पत्थर को उखाड़ने को लेकर इन दोनों पक्षों में बवाल शुरू हो गया। दरअसल 3 महीने पहले ही राजस्व निरीक्षक राजेंद्र चौहान ने पक्की पैमाइश के आदेश के क्रम में मौके पर पहुंचकर पुलिस की मौजूदगी में पत्थर गड़वाया था। इसे लेकर दो पक्षों के बीच तनाव भी चल रहा था और मंगलवार रात को एक पक्ष के लोग पत्थर को उखाड़ने लगे। इसकी जानकारी जब दूसरे पक्ष को लगी तो सिद्धार्थ और दिलावर नाम के शख्स पर मौके पर पहुंच गए और इसके साथ विरोध करने लगे। इसी के बाद परिवार के दूसरे लोग भी मौके पर पहुंचे और इन दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडों से मारपीट होने लगी और हमला कर दिया गया। और इस बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर नीम गांव पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। गौकशी में फरार चल रहे आरोपियों पर कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई जहां गैंगस्टर एक्ट के तहत इन तमाम आरोपियों पर यह कार्रवाई की गई है। थाना अध्यक्ष देवेंद्र कुमार गंगवार ने यह कार्रवाई की जहां गौकशी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की लखीमपुर खीरी से आपको बता रहे हैं जहां पर आरोपियों पर पुलिस की नकेल कसने का काम जारी है और इसी बीच गौकशी पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना अध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने ये कार्रवाई की और इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गौकशी के आरोपी बताए जा रहे हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरएन न्यूज।